हम क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज तत्वों के गुण लेकर के पढ़ते हैं। बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ग्रुप 15 के जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है आपके कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो क्या क्या होती है। पी सेल्स में जो एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनमें। ठीक है, तो पहला क्या है कि वह तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सेल्स में पाया जाता है। वेल नोन है कि अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है कि आपके पी शेल में आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ब्लॉक कह सकते हैं आप इसको, पी ब्लॉक खंड हिंदी में बोलते हैं इसे। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब आप 13 से 18 ग्रुप तक आते हैं तब आपको ये पी ब्लॉक का जो तत्व होता है, एलिमेंट होते हैं, वो मिलता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत करिएगा, 13 से 18 ग्रुप के ही जो एलिमेंट्स होंगे वो पी ब्लॉक में कहलाएंगे। तीसरा क्या इसकी क्वालिटी हो सकती है कि ये धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, उपधातु यानी कि इंग्लिश में कहेंगे कि ये मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। ठीक, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP1 to 6 तक हो सकता है। ठीक है, 1 to 6 यानी NP1 भी हो सकता है, NP2 भी हो सकता है, NP3 भी हो सकता है, यानी अपूर्ण 6 इलेक्ट्रॉनों तक ये जा सकता है। डी कोश जो होता है इसका वो पूर्णतः भरा होता है, इसके कारण से इसको डी ब्लॉक में नहीं रखते हैं और पी ब्लॉक में इनके तत्व, इनके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो उनको इसमें पी ब्लॉक में रखा जाता है। उसके बाद आते हैं उसकी एटॉमिक साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ग्रुप में हो या ब्लॉक में हो, जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सब एटम्स के यानी उन सब एलिमेंट्स के एक एटॉमिक साइज़ है, उनका आयनिक रेडियाई है, आयनिक रेडियस है। ठीक है, और भी उनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। तो पहला अगर बात करें एटॉमिक साइज़ के बारे में, तो वर्ग में यानी कि आप जब ग्रुप में नीचे आते हैं तब ऊपर से नीचे आने पर जो कोशों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा NP1 से लेके NP6 तक। ठीक है ना, तो क्या मतलब था इसका कि आपका हो सकता है पहला एलिमेंट जो आखिरी कोश में कोश की संख्या होगी NP1 होगी पहली वाली एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में अगर देखेंगे तो NP2 होगी, तीसरे में देखेंगे तो NP3 हो जाएगी। ऐसे करके ये कोश की संख्या जो है जब ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तब बढ़ती है, और ऐसा होने के कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और नाभिकीय दूरी जब बढ़ी तो नाभिकीय दूरी बढ़ने के साथ क्या क्या हुआ, परमाणु का आकार भी बढ़ा। तो आप सीधे से ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आपका परमाणु आकार बढ़ता है, नाभिकीय दूरी बढ़ती है। ठीक है, तो अब आप ये जान गए कि आपने जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो उनका एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो इस कारण से होता है कि इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ती है तो नाभिकीय दूरी बढ़ जाती है। अब आते हैं आयनन एंथैल्पी की तरफ। तो आयनन एंथैल्पी क्या है आपका, जो आउटर मोस्ट आपकी ऑर्बिट होती है यानी कि बाह्यतम कक्षा, जैसे आपने यहाँ पे क्या आपने कहा आउटर मोस्ट कक्षा आपकी P है। ठीक है, NP, जिसमें आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 to 6 हो सकते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बाहर निकालने के लिए यानी देने के लिए इनको जो है आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर निकालने के लिए। तो उसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी आप नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जो डिनोट करते हैं वो किलो जूल के हिसाब से डिनोट होता है इसको। आकार बढ़ने के साथ साथ हमने कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब जितना ही हमारा परमाणु क्रमांक कम होगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी नाभिक से वो कम होगी, नाभिकीय दूरी कम होगी तो परमाणु का आकार भी कम होगा, परमाणु आकार कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी, क्योंकि बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हमारी कम हो जाएगी। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं सिंपल तरीके से कि अगर हम 15वीं ग्रुप यानी 15 ग्रुप से अगर कंपेयर करेंगे बाकी के ग्रुप को, तो इसकी जो 14वीं इलेक्ट्रॉन की ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी हमेशा कम होगी और 15वीं ग्रुप की ज़्यादा होगी। ऐसे करते जाएंगे अब 16 ग्रुप में तो वो बढ़ती जाएगी ऑर्बिट में बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अब आते हैं विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप सुनते चले आ रहे होंगे वो कैसी होती है पी ब्लॉक की।
तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करना होता है तब उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ ढकेल देते हैं या दूसरों को दे देते हैं, और जब अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो हम उसे कहते हैं विद्युत ऋणता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परमाणु का जब आकार बढ़ेगा तो आपको समझ में आ गया कि नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो समूह में जो सिर्फ नाइट्रोजन है वो ही गैस अवस्था में है, ये आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। बाकी की जो अन्य सदस्य हैं वो ठोस यानी कि सॉलिड रूप में है। और क्या है, नाइट्रोजन जो है वो जब गैस के रूप में है तो वो द्विपरमाणु है, एक अकेला। नाइट्रोजन बहुत क्रियाशील होती है, ये आप सभी जानते हैं। आप नेचुरल उसको स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते नेचर में, इसके कारण से आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है आपकी द्विपरमाणु गैस है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल उसमें। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है आपका अधातु होता है, AS व SB जो होता है एंटीमनी आपका वो उपधातु होता है, बीथियम जो आपका है बिस्मथ आप जिसको बोलते हो धातु होता है। और इस तरह से N से लेकर के जो AS तक की जो होती गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका वो बढ़ता है। और जो उसके बाद जब बाकी के जो तत्व बचते हैं यानी कि SB और बिस्मथ आपके जितने होते हैं वो आपका गलनांक उसमें कम हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप इनको ये लिख सकते हैं।